नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरएस 2016 का मेंस का पेपर 2 को। पहले मैं आपको इसका सिलेबस बता देता हूँ। वर्तमान में इसका सिलेबस में है प्रशासकीय नीति शास्त्र यानी एडमिनिस्ट्रेटिव से संबंधित जो एथिक्स है वो है, और दूसरा है साइंस में साइंस का सारा सिस्टम आ गया। बायोलॉजी भी आ गई, केमिस्ट्री भी आ गई, फिजिक्स भी आ गई, यानी कि थोड़ा थोड़ा सारा शामिल है इसमें। टेक्नोलॉजी भी इसमें शामिल है। और भूगोल में विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल ये शामिल है वर्तमान में। पहले 2016 में जब ये एग्ज़ाम लगी थी ना, जब इसमें मैथ भी शामिल था, जिसे 2018 में हटा दिया गया है। तो हमारा इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भाई उस 2000 मैथ वालों को तो हम सोल्व नहीं करेंगे, जिनको उनको जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करके देखेंगे कि जैसे भूगोल में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्या पूछती है आरपीएससी, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं। पहला पार्टी मैथ से शुरू है, तो चलो मैथ को तो हमें छोड़ना है, मैथ हटा दिया गया है। ये भी मैथ रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। काफ़ी पोर्शन था, 50 से ऊपर नंबर वाला पोर्शन था ये पहले। मैथ स्ट्रीम से जो स्टूडेंट आते थे ना, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था, इसलिए फिर आरपीएससी ने हटा दिया। एक मिनट, अब दूसरा पार्ट है। एक मिनट, हाँ, सेकंड यूनिट आ गई है साइंस से संबंधित, और ये 70 नंबर की होती है ना। उस टाइम पे 70 नंबर की होती थी, और अब तो ज़्यादा और हो गई है। मैथ को हटा के इसमें प्रशासनिक नीति शास्त्र जोड़ दिया गया है। तो अब इसमें शायद प्रशासनिक नीति शास्त्र के क्वेश्चन मुश्किल होंगे, जो भी है हमें तो उन्हें डिस्कस करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एक हल्की व भारी वस्तु का संवेग समान है, इसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। इनमें किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? गतिज ऊर्जा के बारे में बताना है कि भाई हल्की व भारी वस्तु का संवेग समान है, तो इसकी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? तो जैसा कि भारी वस्तु का गतिज ऊर्जा अधिक होगी, इसका संवेग अधिक है, तो ठीक है। नेक्स्ट, नाभिकीय पदार्थ का घनत्व नाभिक के आकार पर किस प्रकार निर्भर करता है? क्या परमाणु का घनत्व भी इसी नियम का पालन करता है? नाभिकीय पदार्थ का घनत्व नाभिक के आकार पर किस प्रकार निर्भर करता है? क्या परमाणु का घनत्व भी इसी नियम का पालन करता है? साइंस वाले स्टूडेंट ही बताएंगे भाई इसको। तो जूल थॉमसन प्रभाव से आप क्या समझते हैं? ये भी केमिस्ट्री वाला है और फिजिक्स वाला, फिजिक्स का क्वेश्चन है। डेंगू बुखार के कारक जीव उसका वाहक का नाम है। डेंगू बुखार मादा एनोफिलिस से होता है, और ठीक है। छत्र प्रजाति क्या है? छत्र प्रजाति का एक उदाहरण दीजिए। मेरा मकसद तो ये, जो क्वेश्चन आते हैं ना उनको तो मैं आंसर बता दूंगा, और जिनको आप इनको एक क्वेश्चन को आप देख ले। सबसे बड़ा मकसद तो अपने ये क्वेश्चन किस प्रकार आ रहे हैं, कैसा क्वेश्चन है, उनको देखना ही मकसद है अपना। ये ज़रूरी नहीं, आंसर तो आप जानते हो। देखो, आर्ट्स में एक क्वेश्चन के 1000 आंसर हो सकते हैं, लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो क्या पता आपको मेरे आंसर पसंद आए कि नहीं आए, तो आप अपने हिसाब से उनका आंसर को देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि अपने क्वेश्चंस को समझना है। क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन से क्या स्ट्रीम के क्वेश्चन से ज़्यादा है, कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये हमें देखना। छत्र प्रजाति क्या है? छत्र प्रजाति के एक उदाहरण दीजिए। व्हाट आर द अम्ब्रेला स्पीशीज? अब ये क्वेश्चन आपको किससे संबंधित है, यानी कि एक क्वेश्चन अपन मान के चलते पर्यावरण से संबंधित है। अम्ब्रेला प्रजाति वो होती है दोस्तों जिस पर जो दूसरी प्रजातियां निर्भर होती हैं। जैसे जो ये धरती पर मान ले जो प्रजातियां है ना, जैसे चूहे हैं, चूहे पर कौन सी प्रजाति निर्भर रहेगी? सांप निर्भर है। सांप पर सांप को
भी दूसरा जीव खाएगा। ऐसे ही जैसे ये अम्ब्रेला प्रजाति जिन पर अन्य प्रजातियों का अस्तित्व टिका रहता है वह अम्ब्रेला प्रजाति कहलाती है। अब ये थोड़ा इंग्लिश देखते अपने को तुरंत समझ में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहीय गति के केपलर का नियम बताइए। केपलर ने जो ग्रहीय गति के नियम बताइए वो बताना। 5 नंबर का है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पेय पदार्थ के नमूने में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 4.0 को 10 की घात -3 m है। इसका pH क्या हुआ भाई साहब? pH ज्ञात करना है। इसका मतलब साइंस तगड़ी वाली आनी चाहिए अपने को, जब जाके इसमें अपन मुकाबला कर सकते हैं। आनुवांशिकता अभियांत्रिक इंसुलिन पर टिप्पणी कीजिए। राइट ए नोट ऑफ जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन। सबसे पहली बात है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है दोस्तों। जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि किसी भी जीव के खराब जीन को निकाल कर उसकी जगह एक स्वस्थ जीन का प्रवेश कराना और उसके माध्यम से एक स्वस्थ जीवन को पाने के लिए ये कार्य किया जाता है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे पहला काम तो इंसुलिन का हुआ है। तो इंसुलिन क्या है, जो मधुमेह रोग होते हैं ना उनको उनसे पार पाने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। इंसुलिन का उत्पादन कैसे होता है कि एक प्रयोगशाला लेबोरेटरी के अंतर्गत इंसुलिन का निर्माण किया जाता है। तो वह आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा किया जाता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी का मतलब आप समझ गए कि वह एक जीन को निकाल कर, जैसे इंसुलिन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, जैसे सुअर से निकाल कर उसे इंसुलिन को एक निश्चित दशाओं में प्रयोगशाला में रखा जाता है और वहाँ से फिर ये वर्धित होते हुए आदमी को दिए जाते हैं, जब भी मधुमेह रोग पर पार पाई जा सकती है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी पर। अब आनुवांशिक अभियांत्रिकी इंसुलिन पर टिप्पणी। राइट इन नोट ऑफ जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन। अब इंसुलिन का तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है, लेकिन ये एक आणविक कैंची की जरूरत होती है जिसके माध्यम से अपन जीन को काटते हैं कि CRISPR-Cas9 नामक हमारे पास प्रोटीन होना चाहिए। वह उसके माध्यम से उस जीन को हटाया जाता है, उस जीन को फिर परिवर्तित किया जाता है, फिर वापस मधुमेह रोगी में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषी स्तरों को सूचीबद्ध कीजिए तथा पोषी स्तर के उचित उदाहरण दीजिए। यानी कि अपने को पारिस्थितिक तंत्र है ना, उसका विभिन्न स्तर बताने। जैसे सबसे निचले स्तर पर क्या है ना, तो सबसे पहला स्तर हो जाता है जो शाकाहारी वाला हो गया। अब शाकाहारी में सबसे बड़ी बात तो ये होगी भाई, शाकाहारी में कौन कौन से जीव आ जाएंगे। जैसे चूहे, खरगोश, ये शाकाहारी होते हैं। इसके ऊपर फिर मांसाहारी आ गए। अब मांसाहारी में द्वितीय लेवल पर मांसाहारी हो गए। मांसाहारियों में हो गए जैसे सांप चूहे को खा जाता है, ये मांसाहारी हो गया। और जैसे खरगोश को भी खा जाते हैं, ये मांसाहारी हो गया। और तीसरे स्तर पर बड़े मांसाहारी जीव होते हैं। वो इसको एक तरह से अपने को एक पिरामिड को उसको समझाना, अपने को तीनों स्तरों को अपने को समझाना, तीनों स्तरों में ऊर्जा का किस प्रकार परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार निकाय से आप क्या समझते हैं। संचार निकाय का ब्लॉक चित्र देते हुए इसके अवयवों को समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद कम्युनिकेशन सिस्टम। गिव ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड एक्सप्लेन एलिमेंट्स। तो संचार वाला सिस्टम है ना, यानी कि तो मैसेज वगैरह भेजने का, अपने मोबाइल वगैरह का जो सिस्टम है उसका सारा सिस्टम यहाँ पे बताना है अपने को। अब देखो थोड़ी थोड़ी प्रकृति चेंज होती जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन ओल्ड पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन अच्छे भी, जैसे इकोसिस्टम वाले क्वेश्चन अच्छे है। ठोस के बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालक में भेद बताइए। डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। अब ये अपने को तो देखो चालक, अर्धचालक और कुचालक में भेद बताना है। तो भाई चालक जो ऊर्जा का जिसमें बिना रुकावट के प्रवाह होता है वो चालक हो गया। अर्धचालक जिसको
यानी कि जो ऐसी धातु वगैरह हो जाते हैं जिसमें ऊर्जा का थोड़े अवरोधों के बाद में भी प्रभाव हो जाता है, विद्युत का ऊर्जा का जो प्रभाव हो जाता है। और कुछ आले जिसमें कि ऊर्जा का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं हो पाता, जैसे लकड़ी होगी, प्लास्टिक होगी वगैरह होगी। ठीक है, इसको अपने को विस्तार तरीके से लिखना होता है। नेक्स्ट, मानव में गुणसूत्री विकार क्या होते हैं? इस प्रकार किन्हीं दो विकारों के कारण व लक्षण बताइए। तो सबसे पहली बात है मानव में गुणसूत्री विकार, जो कि 23 जो गुणसूत्र होते हैं उनके कारण, उनके जैसे द्विगुणिता होगी, त्रिगुणिता होगी, या उनकी कमी के कारण जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं वह गुणसूत्री विकार होते हैं। दो विकार अपने को यहाँ पे बताने हैं। जैसे बालक अंधा भी हो जाता है, बहरा भी हो जाता है गुणसूत्री विकार के कारण। तो यहाँ पे अपने को लिखना है ट्रिवन बेबी सिंड्रोम वगैरह 2-3 नाम अपने को यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा चलाए जा रहे नस्ल सुधार कार्यक्रम की विवेचना कीजिए। राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा चलाए जा रहे नस्ल की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहली बात है, पशुपालन विभाग द्वारा नस्ल सुधार के लिए हर जिले में तहसील स्तर पर नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो गाय होती है, भैंस होती है, बकरी होती है, उनको सीमन के द्वारा अच्छी नस्ल के अच्छी नस्ल के बछड़े पैदा करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत भाई ज़्यादा दूध देने वाली बछड़े पैदा किए जाए, जिससे कि अच्छी नस्लें से ज़्यादा दूध दे, ज़्यादा दूध से उत्पादन अधिक हो तो रोजगार में वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि होगी, जीवन स्तर सुधरेगा। ये इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं। और भी इसका जो करंट से रिलेटेड करके अपन बता सकते हैं कि भाई इसके अंतर्गत है जो पशु चिकित्सकों की भर्ती की जाती है। और पशु चिकित्सक गाँव में जाते हैं, हर जिले हर पंचायत में एक पशु चिकित्सालय खोला गया, वहाँ पर जो ये कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट है, अब तीसरे पार्ट पर आ चुके हैं अपन। तीसरे पार्ट में उल्का जिले क्या है? उल्का जिले मेटेरिक लेक्स। दोस्तों, उल्का जिले वह है जहाँ पर जैसे जो पृथ्वी के जो निर्माण हुआ ना जिस टाइम पे, उस टाइम पे जो उल्का पिंड वगैरह के गिरने से जो क्रेटर गड्ढे निर्माण हो गए, उनके अंतर्गत पानी भर गया, फिर वह उल्का जिले कहलाती हैं। अधिकेंद्र क्या है? दोस्तों, अधिकेंद्र जो ये भूगोल से संबंधित आपको बता रहा था, भूगोल से संबंधित क्वेश्चन सब आ गए हैं। अधिकेंद्र जहाँ से भूकंप का उद्भव होता है, वह तो हो गया भूकंप का केंद्र, है ना। उसके ऊपर धरती पर जहाँ पर भूकंप की पहली उत्पत्ति होती है वह अधिकेंद्र कहलाता है, उसे एपिसेंटर कहते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 20 शब्दों में अपने को लिखना है। भारत के कौन से क्षेत्र शीतकालीन वर्षा प्राप्त करते हैं? अपने को ये बताना शीतकालीन समय में कौन से क्षेत्रों में वर्षा होती है। सबसे पहली बात तो अपन उत्तर की बात करते हैं। उत्तर पश्चिम में शीतकाल में मावठ नाम से वर्षा होती है, जो आप सब जानते हैं। राजस्थान में मावठ वर्षा होती है। ये उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जल सिस्टम के द्वारा वर्षा होती है। और फिर जो वापस मानसून जाते हुए मानसून के द्वारा शीतकाल जैसे जा रहा मानसून, तो शीतकाल के अंतर्गत तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, और ये शीतकाल में ही होती है। इससे पहले आम्र वर्षा भी होती है, जो भी मानसून आने से पहले फरवरी वगैरह में होती है, जिसे आम्र वर्षा कहा जाता है कर्नाटक वगैरह में। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्य आध्यात्मिक खनिजों के नाम लिखे। राजस्थान के मुख्य आध्यात्मिक खनिजों, अपने को 2-4 मुख्य आध्यात्मिक खनिजों के नाम यहाँ पे बताने। सबसे पहला तो अपन बता सकते हैं कि अभ्रक, जिसमें राजस्थान का एकाधिकार है। इसके अलावा अभ्रक हो गया, वोलेस्टोनाइट, एस्बेस्टस, और जो स्टोन वगैरह हो गए उनको अपने यहाँ पे लिख सकते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष व स्त्री साक्षरता दर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष दर
राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर 79 है और महिला साक्षरता दर आप देख लेना 2011। इसका मतलब ये होगा सेंसेक्स से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। उत्तर अमेरिका की महान झीलों की अवस्थिति, नाम व महत्व को स्पष्ट कीजिए। अब ये विश्व के भूगोल से आ गया। अब आप सभी को पता है जो ग्रेटर लेक्स है नॉर्थ अमेरिका की, वह 5 उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की 5 बड़ी झीलों को ग्रेटर लेक्स कहा जाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि भाई उत्तरी अमेरिका की इन 5 झीलों की अपने को अवस्थिति बतानी है, इनके नाम बताने और महत्व को बताना है। सबसे पहली बात तो यह है कि उनकी अवस्थिति, देखो इसमें जो 4 झीलें हैं उनकी तो अवस्थिति अमेरिका और कनाडा दोनों के बीच में है, और जो सुपीरियर झील है वह सिर्फ अमेरिका में ही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं लेकों के सारों के नाम बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो लेक सुपीरियर, लेक ओंटारियो है ना, और लेक सुपीरियर, लेक ओंटारियो, और मैं बताता हूँ, 1 मिनट, मिशिगन लेक और ह्यूरन लेक, ईरी लेक और सुपीरियर लेक, ये 5 लेकों के नाम आ गए। अब सबसे पहले तो इनके महत्व की बात करते हैं। तो जो ये लेक है ना, लेक ओंटारियो, इससे लॉरेंस नदी निकलती है और यहाँ तक शिप वगैरह आते हैं। ठीक है, इसके अलावा लेक सुपीरियर है ना, उसके किनारे किनारे पर और अमेरिका के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र इसके किनारे स्थित है, और जो कोयला आधारित उद्योग संयंत्र है उनको यहाँ से पानी भी प्राप्त होता है लेक सुपीरियर से। इसके अलावा जो अमेरिका के यूएसए के जो महत्वपूर्ण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी इनके किनारे पर है, महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र भी इनके किनारे हैं, महत्वपूर्ण नहरें भी निकाली गई है, जैसे सू नहर 2 झीलों को जोड़ती है। तो अपने को ये झीलों की अवस्थिति, नाम व इनको बताना है। नेक्स्ट है BSHW प्रकार की जलवायु को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों BSHW जो ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने वर्गीकरण BSW के रूप में किया है। तो इसको अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु के रूप में इसको बताया जाता है। तो सबसे पहले इसको अपना राजस्थान के संदर्भ में लेते हैं। तो अर्धशुष्क क्षेत्र हो गया राजस्थान के नागौर हो गया, चूरू हो गया, सीकर हो गया, जोधपुर हो गया, पाली हो गया, राजसमंद हो गया, इनके अंतर्गत जो इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब इस जलवायु का सबसे पहली बात अपन करते हैं कि इसमें कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कौन कौन से इनके वनस्पति तो अपने बताए दें। 7 महीने वर्षा कितनी होती है, वर्षा कमी होती है, ज़्यादा वर्षा प्राप्त नहीं होती है। और दूसरा ये अरावली की तलहटी में होने के कारण वर्षा और भी कम हो जाती है। वनस्पति यहाँ पर दोखड़ा वनस्पति भी ज़्यादातर, दोखड़ा वनस्पति रोइडा हो गया, रोइडा भी हो गई, नीम हो गई और खेजड़ी हो गई, ये यहाँ पर पाई जाती है। अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु है ना। इसके बाद में भारतीय मानसून पर ला नीना के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं ला नीना के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। एक ब्रीफली आपको बताते हैं ला नीना क्या होते हैं। ये ला नीना यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर उत्पन्न होने वाली वो है धाराएँ हैं, जिसका भारतीय मानसून पर भी प्रभाव पड़ता है और ऑस्ट्रेलिया पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। दोस्तों 2 तीक ला नीना होती है, एक अल नीनो होती है। ला नीनो का भारतीय मानसून पर इसका सकारात्मक प्रभाव होता है। इसके प्रभाव से भारत में अच्छी वर्षा होती है, कहीं कहीं तो बाढ़ भी आ जाती है कई बार। तो इसका प्रभाव किस प्रकार होता है। सबसे पहली बात है इसके ऊपर से जो लो प्रेशर हवा चलती है वह भारत का जो मानसून हिंद महासागर के अंदर आ जाती है और वहाँ से फिर भारतीय मानसून से हवाएं इनको ग्रहण करके भारत में अच्छी वर्षा कर देती है। ठीक है, ये हो गया। राजस्थान की इमारती पत्थरों के प्रकार एवं वितरण का संक्षेप में बताइए। सबसे पहले बात करते हैं इमारती पत्थरों में। सबसे पहले बात करते हैं अपन कोटा स्टोन की। कोटा स्टोन को
घरेलू और इमारतें बनाने में बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसका वितरण हाड़ौती क्षेत्र में इसका काफ़ी वितरण पाया जाता है। लाल पत्थर, धौलपुर क्षेत्र में लाल पत्थर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ये जो लाल पत्थर की जितनी इमारतें बनाई गई यहाँ से प्रयोग। इसके अलावा मार्बल, राजसमंद मार्बल का मंडी कहा जाता है। राजसमंद से मार्बल की बहुत सारी खाने हैं, वहाँ से मार्बल ये संगमरमर हो गया। इसके बाद में सफ़ेद संगमरमर की बात कर सकते हैं अपन, काले संगमरमर की बात कर सकते हैं, लाल संगमरमर की बात कर सकते हैं, पीला संगमरमर जैसलमेर से अपन बात कर सकते हैं, और भी इसके बहुत सारे प्रकारों का वितरण को अपन बता सकते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के वितरण व औद्योगिक उपयोग के बारे में लिखे। दोस्तों सबसे पहले बात तो मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान में जो कोयला पाया जाता है वह टर्सरी काल के का कोयला है, और वह पाया जाता है ज़्यादातर राजस्थान के अवसादी चट्टानों यानी कि जो पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र है उधर लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। सबसे पहली बात यह है कि लिग्नाइट कोयले का अब ये तो अपन ने इसका वितरण बता दिया। इधर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में बाड़मेर, जैसलमेर इधर वाले क्षेत्र में पाया जाता है। हाँ, इसका उपयोग है जो तापीय ऊर्जा के जो प्रोजेक्ट है हमारे, उनमें लिग्नाइट कोयले का उपयोग किया जाता है, और इनके उपयोग के द्वारा राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन भी राजस्थान में तापीय ऊर्जा के संयंत्रों द्वारा ही राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन होती है। यार इसका औद्योगिक उपयोग तो अपन और भी बता सकते हैं, जैसे तो एक तो विद्युत उत्पादन में इसका उपयोग कर लिया, इसके अलावा लोहा गलाने में इसका उपयोग किया, छोटे मोटे उद्योगों में और भी जगह इसका उपयोग किया जाता है। और आराम से आप इसका आंसर और भी देख सकते हो। पहली बात यह है कि अपने को इनका ये ध्यान रखना है। अब 10 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए, 3 क्वेश्चन 10 नंबर वाले। भूगर्भिक समय सारणी के विभाजनों को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिविजन्स ऑफ जोलॉजिकल टाइम स्केल। सबसे पहली बात है जोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में अपने को यहाँ पे बताना है। आपको पता ही होगा प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर वर्तमान तक कौन कौन से जियोलॉजिकल टाइम स्केल चल रहे, उसके बारे में अपने क्या बताना है भाई। प्री कैम्ब्रियन में राजस्थान में अरावली का उत्थान माना जाता है। इसके बाद प्री कैम्ब्रियन से चारों कालों के बारे में अपने थोड़ा थोड़ा लिख देना है, जैसे वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है, कौन से काल में जीवों की उत्पत्ति हुई, उनके बारे में तो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। वैसे तो इसका पूरा ही अपने को 10 नंबर का है, तो इसे कम से कम 100 से 150 शब्दों में इसके चार सारे वर्गीकरणों को अपने को बता सकते हैं। जैसे टर्सरी काल हो गया, क्वार्टरनरी काल हो गया, जो टर्सरी काल के बाद में अपना चौथा काल आता है ना क्वार्टरनरी काल में, इसके अंतर्गत कौन से काल में अपना प्रेजेंट में अपन रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें अपने को बतानी है। नेक्स्ट है भारत के तटीय मैदानों को उपविभागों में विभाजित कीजिए तथा उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सबसे पहली बात है कि इन तटीय मैदानों को उपविभागों में विभाजित कीजिए तथा उनकी विशेषता बताइए। कोस्टल प्लेन्स को सबसे पहले बात करें पश्चिमी तटीय मैदान की। सबसे पहला तो अपन ऊपर से चलते हैं तो गोवा के आसपास वाला कोंकण तट हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो नीचे मालाबार तट हो गया। इनकी जो थोड़ी बहुत विशेषता अपने को बतानी है, लेगुन झीलें पाई जाती है, और इधर वाले ये जो कोंकण तट वगैरह हो गए, इसके अंतर्गत मुंबई हाई पाया जाता है जहाँ पर तेल का उत्पादन होता है भारत का सबसे ज़्यादा। इसके बाद में अपन पूर्वी तटीय मैदान में चले जाते हैं तो सबसे पहले तो कोरोमंडल तट की अपन बात कर लेते हैं। कोरोमंडल तट में कौन कौन से बंदरगाह है, इन बंदरगाहों का क्या उपयोग है। इसके बाद में अपन उत्कल तट की तरफ चले जाएं और आंध्रा तट की बात कर लेते हैं। आंध्रा तट में कौन कौन से लेगुन झीलें हैं उनके अपन बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये लेगुन झील है इनका, और ये इनका क्या उपयोग है। उत्कल तट की बात करते हैं तो अपन ये बता सकते हैं कि यहाँ पर चिल्का झील है, और विशाखापट्टनम
बंदरगाह वगैरह स्थापित है, ये अपने को यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भील जनजाति के आवास, अर्थव्यवस्था एवं समाज का वर्णन कीजिए। सबसे पहली बात है भील जनजाति के हैबिटेट सबसे पहली बात है, भील जनजाति ज़्यादातर दक्षिणी राजस्थान में रहती है। दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर और प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, इन जिलों में मुख्यतः ये जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा राजस्थान में कुछ इनकी थोड़ी थोड़ी जनसंख्या सारे जिलों में मान लेते हैं अपन। इसके अलावा इनकी अर्थव्यवस्था वनों पर निर्भर होती है। वनों के ज़्यादातर उत्पाद ये बीनते, जैसे मोकड़ी जो शराब बनाते हैं वह ये भी पेड़ पौधे से बनाते हैं। इसके अलावा इनका जो ज़्यादातर जनजीवन वनों से संबंधित है और राजस्थान के इस क्षेत्र को TSP भी घोषित कर रखा है। तो इस क्षेत्र में जो उपज होती है उसका ये लोग यूज करते हैं और उस ज़्यादातर अपना जीवन निर्वाह वनों से प्राप्त होने वाली उपज के आधार पर करते हैं। अब बात करते हैं इनके समाज की। इनका देखो, सबसे पहली बात है, इनका समाज राजस्थान के जो सभ्य समाज है उनसे थोड़ा अलग है। इनका रहन सहन भी थोड़ा अलग है, इनके पहनावे भी थोड़े अलग है और इनके शादी विवाह के प्रकार भी अलग है। इसके अलावा इनके द्वारा जो त्यौहार वगैरह मनाए जाते हैं वो भी इनके अलग है। इनका सबसे बड़ा महाकुंभ है, बेणेश्वर धाम पर जो मेला लगता है उसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और भी अपन बहुत सारी चीज़ें अपन बता सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अपने जो राजस्थान की जनजाति भील होगी, गरासिया होगी, सहरिया होगी, है ना, मीणा हो गई, इन जनजातियों को अपने को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इनका आवास, अर्थव्यवस्था और समाज तीनों का अच्छे तरीके से अपने को पढ़ लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन फिक्स 10 नंबर वाला, 10 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसी के साथ ये पेपर पूरा होता है। ये डिस्कशन जल्दी समाप्त होगी। क्यों समाप्त होगी? क्योंकि मैं थोड़ा पेपर हट गया, प्रशासनिक एथिक्स यहाँ पे जुड़ चुकी है। तो 2018 में पहली बार उससे क्वेश्चन आए हैं, तो आप उससे देख सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।